नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्क फ्रॉम होम कर रही हूं, लेकिन यहां से देश की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जैसे आपको अपने घर से दिखाई दे रही होगी, या फिर आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वक्त अस्पताल में होंगे, अपने परिजनों को संभालने के लिए वहीं पर मौजूद होंगे। बड़ी अजीब और विचित्र स्थिति है इस वक्त हिंदुस्तान में। हालात संकट भरे हैं, लेकिन राज्य की सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, सारी चीजें ठीक हो रही हैं। उधर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बेहतर हैं और हम स्थिति को और बढ़िया कर रहे हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को। कहा है आपके यहाँ पर सिलेंडर्स की ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो बता दीजिए, हम केंद्र को जिम्मेदारी दे देते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये राष्ट्रीय आपदा है और आप चाहते हैं कि कोर्ट मूक दर्शक बना रहे। लोग मर रहे हैं, घुट घुट कर मर रहे हैं। आज आपको एक एक तस्वीर बताए हम, सच्चाई से पर्दा हटाएं हम। उससे पहले एक उम्मीद की किरण जगाती खबर भी देख लीजिए। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी अब आपके सुपुर्द। सबसे बड़े संकट के बीच आई ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। सिर्फ देश के भीतर ही एक दूसरे की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि विदेशों से भी मदद की कई खेप आ रही। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आज कई दिनों के बाद कुछ ऐसी खबरें भी आई जो उम्मीद जगाने वाली हैं। देश में कोरोना का संकट बना हुआ है, लेकिन पिछले 4 दिनों में पिछले 24 घंटे ऐसे रहे हैं जब कोरोना संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है। वैसे तो पिछले 24 घंटे में देश में कुल 3,23,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामले पिछले 4 दिनों में दर्ज किए गए मामलों से कम हैं। आपको आंकड़े दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको भी थोड़ा सुकून का एहसास होगा। 22 अप्रैल को देश में 3,32,730 नए केस सामने आए थे। 23 अप्रैल को 3,46,786 नए केस मिले थे। 24 अप्रैल को 3,49,691 नए केस और 25 अप्रैल को 3,52,991 कोरोना के नए मरीज सामने आए थे। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो नए केस सामने आए हैं वो 3,23,144 हैं। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में नए केस की संख्या कम हुई है। यहाँ सुकून की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ कोरोना के नए केस ही कम नहीं हुए, पॉजिटिविटी रेट भी घटा है। 25 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमित होने वालों की दर 25.17% थी, जबकि 26 अप्रैल को यह दर 19.48% हो गई। यानी पिछले 24 घंटे के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की दर घट रही है। महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों से भी पिछले कुछ घंटों में ऐसी ही खबरें सामने आई। महाराष्ट्र में 25 अप्रैल को 66,191 नए केस आए थे। 26 अप्रैल को 48,700 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल को 35,311 नए केस आए थे। 26 अप्रैल को 33,551 केस आए। दिल्ली में 25 अप्रैल को 22,933 नए केस आए। 26 अप्रैल को 20,201 नए केस मिले। केरल और कर्नाटक में भी ऐसी ही खबरें आई। वहां भी पिछले 24 घंटे में नए केस की संख्या घटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हम कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं या फिर वजह कुछ और है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी कैसे आई, ये समझने के लिए हमने कई विशेषज्ञों से भी बात की। विशेषज्ञों से बात करके पता चला कि इसकी एक वजह रविवार का दिन भी हो सकता है, क्योंकि रविवार को टेस्टिंग कम होती है। यही समझने के लिए हमने पूरे अप्रैल महीने के आंकड़े भी देखे और अप्रैल महीने के रोजाना के आंकड़े देखने के बाद ये पता चला कि रविवार के अगले दिन अमूमन पहले दिन की तुलना में मामले कम ही दर्ज हुए हैं। 25 अप्रैल को रविवार का दिन था। उस दिन 3,52,991 नए केस आए थे, लेकिन अगले दिन 26 अप्रैल को सिर्फ 3,23,144 नए केस सामने आए।
इसकी वजह यह दिखी कि रविवार को 14,02,367 लोगों का टेस्ट हुआ, जबकि सोमवार को टेस्ट की संख्या 16,58,700 थी। इसी तरह उसके पहले भी 18 अप्रैल को नए केस 2,73,810 थे, लेकिन अगले दिन सोमवार को नए केस कम सामने आए, जो 2,59,170 थे। यहाँ भी देखिए 18 अप्रैल को रविवार के दिन करीब 2 लाख टेस्ट कम हुए थे। रविवार को टेस्ट कम होने की कई वजहें होती हैं। कई बार कुछ लैब बंद होती हैं, लोग घरों से कम निकलते हैं, या फिर कई जगह लॉकडाउन भी होता है। इसीलिए समझने वाली बात यह है कि नए केस कम आते भी हैं तो लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना अपना रौद्र रूप लगातार दिखा रहा है और मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शमशान घाट से आने वाली तस्वीरें इसकी गवाह है। देखिए, हमें पता है कि कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें। अभी अपने आप को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, होल्ड ऑन टू योरसेल्फ, पुख्ता रहिए, मजबूत रहिए, क्योंकि आप जानते हैं 1 मई से नया टीकाकरण अभियान या मजबूत टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और इसी दिन से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगने वाला है। देश में अलग अलग राज्यों की तैयारी कैसे है, क्या तैयारियां उन्होंने कर रखी है। 18 से लेकर 44 साल के लोगों को ये टीका लगना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दूसरी वेव है, इसके में आंकड़े ये बता रहे हैं, डेटा ये बता रहा है कि इसी एज ग्रुप को सबसे ज्यादा अटैक इस बार इस वायरस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का कवच मिलने जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि युवाओं को मिलने वाली वैक्सीन से कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वैक्सीनेशन के लिए हम कितने तैयार हैं, इसे लेकर किस राज्य की तैयारी क्या है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन तो है नहीं, हम लोगों को टीका कैसे लगा पाएंगे। अगर इस अभियान को शुरू करना है तो करीब 12.5 करोड़ डोज की जरूरत होगी, जो अभी तक है नहीं। 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी यही कह रही हैं। उन्हें भी नहीं मालूम कि वैक्सीन का कितना स्टॉक मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। उतनी मात्रा से वैक्सीनेशन आना चाहिए और वो महानगर पालिका को टेंडर करके या खरीदना ये अलाउ नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र ही करेंगे। तो जैसा जितना हमें वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन आएगा हमारे पास, उस तरह के हम काम करने वाले हैं। जरा पंजाब की तस्वीरें देख लीजिए। लुधियाना में लोग वैक्सीन के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि बाद में आइए, अभी वैक्सीन नहीं है। यहाँ के टीकाकरण अधिकारी कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में यही हाल है। तो अभी एट प्रेजेंट जो वैक्सीन सप्लाई का इशू है वो हमें आज स्टेट हेडक्वार्टर से मिल रही है। सप्लाई लेने के लिए टीम गई हुई है, तो मोस्ट लाइकली उम्मीद है भी शाम तक हमें सप्लाई मिल जाएगी। आज वैक्सीनेशन नहीं, आज हो रही है वैक्सीन, लेकिन लिमिटेड जगह पे हो रही है क्योंकि पूरी स्टेट में वैक्सीन स्टॉक आउट थी, खत्म थी। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है नहीं, तो लोगों को कैसे लगाएंगे। राजस्थान, झारखंड, पंजाब और केरल ने भी ये संकेत दिए हैं कि वे अगले चरण का टीकाकरण टाल सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए सीरम को 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक की उम्र वाले 3.5 करोड़ लोगों को ये टीका लगना है और इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है।
पूरी तरह हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, सब कुछ हमारा चौक चौबंद है और जैसे ही हमें मिलेगा, अब हमारी बातचीत चल रही है, जल्द से जल्द मिलेगा और इसीलिए हमने बहुत जल्दी हमने खुद आगे आकर इसके ऑर्डर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम निःशुल्क सभी को ये वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। 45 लाख डोज जैसे ही आएंगे हम इसकी शुरुआत करेंगे। अलग अलग राज्यों की तैयारी की बात करें तो दिल्ली ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 34 लाख डोज, उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ डोज, कर्नाटक ने 1 करोड़ डोज, ओडिशा ने 3 करोड़ 87 लाख डोज, तेलंगाना ने 1 करोड़ डोज, आंध्र प्रदेश ने 4 करोड़ डोज, गोवा ने 15 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी 1.5 करोड़ डोज मंगाने की कोशिश में है। एक तरफ वैक्सीन की किल्लत का जिक्र किया जा रहा है तो दूसरी ओर मुफ्त वैक्सीन को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। 2 दिन पहले एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वैक्सीनेशन मुफ्त में देने की बात कही थी, लेकिन अब भी इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक उनके मंत्रालय ने कैबिनेट में इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संदर्भ में आखिरी फैसला लेंगे। सवाल वैक्सीन के दाम को लेकर भी है। हमने कल भी सवाल उठाया था कि एक देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमत क्यों है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, ड्रग कंट्रोलर्स एक्ट और पेटेंट्स एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। इस महामारी के दौरान सरकार को वैक्सीन की कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए। वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं? इस मसले पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण पर विस्तृत जवाब मांगा। आवश्यक दवाएं एक एक आदमी तक कैसे पहुंचाई जा रही हैं, इसका ब्यौरा मांगा। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिया कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी न होने दी जाए। देश में 18 साल से 44 साल के बीच के करीब 61 करोड़ लोगों को तीसरे चरण में टीका लगना है, लेकिन जिस तरह वैक्सीन को लेकर केंद्र और कुछ राज्यों में खींचतान मची है, उसे देखते हुए ये समझ नहीं आ रहा कि पूरे देश में ये वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे कामयाब होगी। आपको पता है इस वक्त मैं अपने मोबाइल फ़ोन में क्या देख रही हूँ? ट्विटर पर उन तमाम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि मदद कर दीजिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को डॉक्टर की सलाह चाहिए। ऐसे हालात में भी ये सरकारें बाज नहीं आ रही है राज्य की। ये बैठती हैं अपनी कुर्सियों पर बंद कमरों में, उन अधिकारियों की बातें सुनती हैं और उसके बाद वो बातें कह दी जाती है। ग्राउंड जीरो पर जाए बगैर वो सब कह दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ ट्विटर पर जाकर ये देख लीजिए कि आपके अपने लखनऊ में जहां से आप लोग काम करते हैं वहां कितने लोग जूझ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। यही बात लागू होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी। वो ये कहते हैं कि यहाँ हालात पहले से बेहतर हो गए, जबकि आज दिल्ली हाई कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि आपके यहाँ इस देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर कालाबाजारी और गिद्ध तक का जिक्र किया गया है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट राज्य के इन तमाम मुखियाओं को आज मास्टर स्ट्रोक के हवाले से देखनी चाहिए, आंख खोल कर देखनी चाहिए कि स्थिति क्या है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। डॉक्टर ले गया था इमरजेंसी में, बोले क्या यहाँ कुछ भी नहीं है, आप भगवान को मनाइए। समस्या, एक आदमी तो हमारा गैस के बिना मर गया, अब दूसरा भी उसी स्थिति में है। ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे पेशेंट एडमिट करना है तो आपको इंतजाम करना होगा, ऑक्सीजन का हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाबूजी हैं अंदर, बहुत सीरियस हैं, इनके 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। यूपी में कोई कमी नहीं है।
मरते हुए लोगों की, ऑक्सीजन से तड़पते मरीजों की, अपनों के लिए परेशान मरीजों के घर वालों की, अस्पतालों की ठोकरें खाती जनता की कोई कमी नहीं है। लाशों की, चिताओं की, बिलखते हुए लोगों की, लापरवाहियों की और सिस्टम के अहंकार की भी कोई कमी नहीं है। अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है। न्यूज चैनलों पर शमशान घाटों में जलती चिताएं देखकर सरकार घबरा रही है। अभी तक तो ये सिर्फ सोशल मीडिया का डिस्कशन था, न्यूज चैनलों के बहिष्कार की मुहिम चली हुई थी। अब तो सरकार ने भी कह दिया कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव दिखाओ। लेकिन जब देश के सबसे बड़े प्रदेश की जनता तड़प तड़प कर मर रही हो तो इसमें कैसे पॉजिटिविटी खोजें? तो किसी तरह इनको जीवित रखे हैं। 4-5 दिन हो गया हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, मेडिकल में कोई भर्ती नहीं ले रहा है, पूरा गोरखपुर में कोई भर्ती नहीं ले रहा है। हम एकदम परेशान है। सरकार से निवेदन है मेरी जल्दी से जल्द व्यवस्था किया जाए, नहीं तो मेरी बीवी मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सरकार ये सब उस सिस्टम के ही सताए हुए हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। योगी जी के इस बयान को अपने फोन में सेव करके रख लीजिए। बस इसी भरोसे में जीना है, कोरोना से लड़ना है। जो ऑक्सीजन की कमी का दावा कर रहे हैं वो तो अफवाह फैला रहे हैं। योगी जी के ये दावे सही हैं तो फिरोजाबाद के 65 साल के इन बुजुर्गवार को यूं सड़क पर मरना न पड़ता। अशोक कुमार सोमवार शाम को अपने 65 साल के पिता को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं मिली और उन्हें दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। बेटा शाम तक पिता के इलाज के लिए भटकता रहा, कहीं एडमिशन नहीं मिला। रात को 11 बजे फिर से ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो डॉक्टरों ने बैटरी रिक्शे पर ही पिता को चेक किया और फिर कह दिया कि मौत हो गई। बैटरी से लेके आए थे ना तो एकदम घबरा के ठंडे पड़ गए। हमने पानी की बोतल से पानी पिलाने के लिए मैंने डाला इसमें, देखे तुमने कह दी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। शायद ये लोग भी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही ऑक्सीजन की लाइन में लगे होंगे। ये तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है, इसको लेकर के आओ। तो लाइन में लगे हुए, लाइन बढ़ी नहीं रही 1 घंटे से। एक है हमारा ये जी, अस्पताल के लिए घर के लिए? घर के लिए, अस्पताल के लिए। बाबूजी हैं अंदर, बहुत सीरियस हैं, उनके बाद 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। असल में सरकारें सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही हाल दिल्ली सरकार का भी है, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और रोजाना हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है। आज हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, हर तरफ से सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ है और आप उस गड़बड़ को ठीक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप सरकार और सत्ता में काबिज हैं, आप दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, हालातों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर दिल्ली सरकार नहीं संभाल सकती तो हमको बताएं, हम केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दे देते हैं।
आज की सुनवाई से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिनको जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। इतने सारे आदेश और सुविधाओं का क्या मतलब रह जाता है अगर अभी भी अस्पतालों को कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां बता रही हैं कि स्थिति दिल्ली सरकार के हाथ में भी नहीं है। दिल्ली में लगातार हालात खराब हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ये दिल्ली का गाजीपुर शमशान घाट है। ये दिल्ली का मुख्य घाट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार शवों की संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। देखिए, ये जो दूसरी वेव आई है, ये बहुत सारे सवाल भी लेकर आई और भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है। जैसे कई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि एक मास्क से काम चल जाएगा या 2 लेयर लगानी पड़ेगी, ऐसे ज़्यादा। कौन सा वाला मास्क काम आएगा, कौन सा वाला नहीं आएगा, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम पहुँचे डॉक्टर्स के पास और अब आपके लिए मास्टर स्ट्रोक वाला कंसल्टेशन। डबल मास्क डेफिनेटली एडेड एडवांटेज देता है और प्रोटेक्शन देता है कोविड से, बट डबल मास्क का मतलब ये नहीं है कि N95 मास्क की बात करी जा रही है। N95 एक सिंगल मास्क सफिशिएंट होता है एडिक्वेट प्रोटेक्शन के लिए, बट यदि आप 3 प्लाई मास्क यूज कर रहे हैं, जिसे सर्जिकल मास्क कहते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप एक क्लॉथ मास्क ऐड कर सकते हैं सो दैट ज्यादा प्रोटेक्शन मिले। एक क्लॉथ मास्क अकेला उतना प्रोटेक्शन डेफिनेटली नहीं देता है, बट इसी के साथ जरूरी है मास्क को ठीक पहनना। अगर आप 3 प्लाई मास्क यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसके एयर लूप्स बांधें ताकि यहां से कोई एयर या वायरस एंटर ना हो। सिमिलरली उसका जो नोज पिन होता है या नोज वायर होता है उसे आप दबा के रखें सो दैट यहां से अंदर हवा एंटर होने की पॉसिबिलिटी ना हो। सो डेफिनेटली डबल मास्क एडेड प्रोटेक्शन देता है एज कंपेयर टू सिंगल मास्क। घर पे सब लोग नेगेटिव है तो भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है आने वाले 4 हफ्ते के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम है बट उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। अभी जिस तरह से ये स्पीड में वायरस फैल रहा है, सबसे अच्छा यही होगा कि घर पे भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए आने वाले 4 हफ्ते के लिए। घर पे हमें इस बातों का ध्यान रखना है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। हम घर के किसी कॉर्नर में भी रहें और बाकी लोगों से 6-7 फीट की अगर डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, 5 फीट से ज़्यादा की डिस्टेंस हमेशा अगर मेंटेन कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी सेफ्टी इंश्योर होती है। जहाँ तक कम्युनिकेबिलिटी की बात है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। हम एक कमरे में बंद करें या ना करें, ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो चुका है तो आप घर के किसी भी कोने में रहें तो डेफिनेटली किसी को और को भी इन्फेक्शन पकड़ने के पूरे चांसेस हैं। कोरोना से संक्रमित वैसे लोग जिन्हें घर पे आइसोलेशन और फर्दर ट्रीटमेंट की सलाह दी गई है, उनको घर पे अपने ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग रेगुलर समय पे जांच करते रहनी चाहिए। उन लोगों को सलाह ये दी जाती है कि आप अपने एक्टिविटी का लेवल जितना कम से कम रहें, बेड रेस्ट पे रहें। ऐसा कोई काम जिसमें एक्सर्शन होता हो वो ना करें, और बिस्तर पे रहते हुए अगर आप उल्टा लेट करके सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तो उससे आपका SpO2 लेवल 2 से 3% तक बढ़ता है। कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति किसी रूम में था और वहां से अब चला गया है, या कोई जगह में था वहां से चला गया है, तो उस रूम को 24 से 48 घंटे बंद रखें। उसके बाद उस रूम पे एंटर करें तो मास्क और ग्लव्स पहन के एंटर करें और उसके बाद उसे अच्छे से डिसइंफेक्ट कर दें। एक रिस्क है, डेफिनेट नहीं है कि वायरस इतने समय तक एक खाली रूम में रह सकता है, बट क्योंकि वायरस अब एयर में भी है जैसा देखा जा रहा है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और उसे अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए 24 से 48 घंटे बाद। कोविड में खासकर जब पेट के बल लेटा जाता है तो इससे ऑक्सीजनेशन डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ ही साथ कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कार्डियक डिजीजेज जैसे कि हार्ट अटैक आना। तो प्रोनिंग डेफिनेटली सबको अपना लेना चाहिए एज अ रूल, और घर पे जब भी सो रहे हैं तो प्रोनिंग पोजीशन में सोएं। इससे काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, अदर देन स्पेसिफिकली कोविड में भी ये काफी बेनिफिशियल होता है। सबसे ज्यादा डेटा आया है फ्रॉम US। वो अपनी वुमन को उन्होंने ऑफर किया जो प्रेग्नेंट थी और सभी में सेफ्टी पाई गई है। अब UK ने भी ये वैक्सीन अलाउ कर दी है अपनी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। किसी चीज का रिस्क ज्यादा है, जैसे कि प्रेगनेंसी में कोविड होना में आपका हॉस्पिटलाइजेशन का चांस थोड़ा सा ज्यादा, ICU स्टे थोड़ा सा ज्यादा है और बेबी के प्रीटर्म होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा पाया गया है।
उसके विपरीत बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीन में आप बचेंगे, आपके बेबी को भी प्रोटेक्शन थोड़ी जाएगी और आपके फैमिली मेंबर्स भी बचेंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, मेरी सजेशन है कि आप वैक्सीन जरूर लीजिएगा, चाहे आप प्रेग्नेंट हो। कि द वायरस हैज नॉट बीन फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क, मीन्स मिल्क के अंदर वो वायरस नहीं है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आप ठीक हैं, स्थिर हैं, आपको कोई आईसीयू की जरूरत नहीं है, बेबी भी ठीक है और आपको सिर्फ कोविड वायरस नोज में है, तो आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बट मास्क आपको पहनना है, सोप एंड वाटर से हाथ आपको जरूर धोने हैं। कोविड मरीज के अंतिम संस्कार के बाद वहां पे जो उत्पन्न हुआ राख है या फिर धुआं है, उससे कोविड होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। बट स्टिल जो लोग उस पर्टिकुलर बॉडी को हैंडल करते हैं उनको डेफिनेटली ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिक्रीशंस में डेफिनेटली वायरस हो सकता है और उससे उन्हें कोविड हो सकता है, बट राख या धुएं से कोविड होना पॉसिबल नहीं है। अभी इस तरह के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं जहां पे हमें 1 से 2 बार तक भी आरटीपीसीआर, कोविड आरटीपीसीआर की टेस्ट निगेटिव आ रही हैं, लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर सिम्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जैसे कि अगर फीवर लगातार चले जा रहा है, उतर नहीं रहा हो या सांस की तकलीफ अगर बढ़ती जा रही है, ऐसे कंडीशन में हमें सीटी स्कैन के लिए या और चेस्ट के दूसरे स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी कम है और ये ऐसा कंडीशन उन लोगों में देखने को मिल रहा है जिनको काफ़ी ज़्यादा और कोमॉर्बिडिटीज़ भी हों, जैसे कि वो रीनल ट्रांसप्लांट हो या उनको कोई इम्यूनोमोडुलेटर्स, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हों या और कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी जहाँ हमारी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो, ऐसे कंडीशन में देखने को मिलता है। अदरवाइज़ इस तरह के केसेस बहुत ही कम हैं। हमें उम्मीद है कि वो तमाम सवाल जो आपके जहन में होंगे, उन सवालों का जवाब इन डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट पैनल ने आपको दे दिया होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में ये है कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आपके घर में किसी का ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि जब बाहर जाएंगे अस्पताल में जगह पाने के लिए तो वो जगह आपको मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में ऑक्सीजन के लेवल को घर में रहकर ही कैसे 5 से 10 पॉइंट बढ़ाया जा सकता है, यह हमने डॉक्टर से जानने की कोशिश की। बहुत काम की रिपोर्ट है, देखिए। हम आपको सेल्फ प्रोनिंग की विधि बताते हैं। इसके लिए हमें 3 जगह पिलो रखने हैं। एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है पिलो जो बिल्कुल पैर की तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलो हैं 2 या 3 या 4 आपको लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिलो, जो कि हमारी पेल्विस, जो ये है हिप बोन हम जिसे कहते हैं, इस हिप बोन के नीचे आएंगे। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड एंड की तरफ, जो हमारी अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। अब मैंने ये 3 पिलो लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पेट ना दबे, ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आए। तो मैंने अपना ये जो पेल्विस का पोर्शन है इसको इन पिलोस के ऊपर लिया, लेट करके थोड़ा सा मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मेरा पेल्विस का पोर्शन, हिप बोन वाला पोर्शन पिलोस के ऊपर है, पेट बिल्कुल फ्री है। अब ये चेस्ट वाले तकिए को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया और इसको यहां पर जो मेरी अपर चेस्ट है इस पे कर लिया, यहां पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में आने के बाद इधर साइड से दिखाइए कि ये जो हाथ है मेरा, देखिए मेरे पेट और बेड के बीच में आराम से जा रहा है। और जब मेरा सांस से मेरा पेट हिल रहा है तो पेट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। अब जो हमने ये चेस्ट की तरफ पिलो रखा है, इसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अब सर कैसे पोजीशन करें? कई तरीके हैं। आप या तो सीधा इसको थोड़ा ऊपर लेके अपनी थोड़ी जो है वो इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया। या दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसको नीचे करें और हमने दोनों अपने हाथ ऐसे ले लिए और हमने हाथ पे इसको सपोर्ट कर लिया। अगर आपको थकान ना हो और ऐसा करने पे आपका ऑक्सीजन ना कम हो रहा हो तो आप थोड़ी देर के लिए बीच में चेस्ट को ऐसे उठा करके डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और फिर आप वापस आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सैचुरेशन लगा के करें। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है या सैचुरेशन ऐसा करने पे ड्रॉप होता है तो ऐसा ना करें। अब आइडियली 2-3 घंटे अगर आप इस पोजीशन में लेट सकें तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही आपके सैचुरेशन में 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। 2-3-4 घंटे आप इस पोजीशन में लेटिए, उसके बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने ये पिलो हटा दिया,
मैंने ये पिलो भी हटा दिए और ये पैर वाला पिलो भी हटा दिया और अब मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया। मेरी लेफ्ट साइड डाउन है, मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया। अब मैं 2 घंटे लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर मैं राइट लैटरल पोजीशन में चला जाऊंगा। अब राइट लैटरल में 2 घंटे लेटने के बाद अब हम सीधे हो सकते हैं, अपने बैक के बल लेट सकते हैं और इस पोजीशन में हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं थोड़ी देर, या फिर हम धीरे 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 उठ के बैठ सकते हैं। अपने को झुका के ना बैठे ऐसे, क्योंकि उससे हमारी लंग कैपेसिटी कम होती है। अपने को पूरा जितना सीधा हो सकता है और जितना चेस्ट को पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट कर लें, थोड़ा शोल्डर्स को ऊपर नीचे मूवमेंट कर लें, थोड़ा ऐसे दाएं बाएं मूवमेंट कर लें। बेड पे कोई स्टूल या कोई ऐसी चीज अगर ले लें, ऐसे रख लें और उस पर एक पिलो रख करके ऐसे करके आप यूं रख करके इस पर सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। तो 2 घंटे प्रोन यानी पेट के बल, 2 घंटे लेफ्ट लैटरल, 2 घंटे राइट लैटरल, फिर 1-2 घंटे बैठे हुए या बैक पे लेटे हुए और फिर इसी साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बेस्ट ऑक्सीजन मिल सकता है तो उस पोजीशन को आप ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।